नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे आज़ादी से पहले ब्रिटिश सरकार द्वारा जो विभिन्न एक्ट लाए गए थे उनसे संबंधित प्रश्नों पर। साथियों, इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। आप इस वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? दोबारा देखें, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 यानी भारत परिषद अधिनियम 1861। इसके तहत भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया। आगे देखें, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? ऑप्शन है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बर्मा भारत से अलग हुआ। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है? राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1947। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर, भारत सरकार अधिनियम 1935 यानी भारत सरकार अधिनियम या कहीं भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। आगे देखें, अगला प्रश्न है, भारतीय विधानपालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई? भारतीय विधानपालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। ऑप्शन है 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारतीय विधानपालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? यानी कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई थी वो उसका प्रावधान किस अधिनियम में था? ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट का भारत अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में की गई थी। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। ध्यान रखें, ये जो मुख्य न्यायाधीश थे इनका नाम था सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे ये इस सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। इसके साथ साथ ध्यान रखें, इस सर्वोच्च न्यायालय को अपेक्स कोर्ट का नाम दिया गया था। अपेक्स कोर्ट, इस न्यायालय को अपेक्स कोर्ट का नाम दिया गया था। इसके साथ साथ इस न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा भी दिया गया था। आगे देखें, अगला प्रश्न है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। हमारे जो ऑप्शन हैं वो आगे आएंगे, पहले सूची 1 और 2 को हम मिलाकर देखते हैं। देखिए, यहाँ से इधर से पहला है नियंत्रण परिषद की स्थापना। नियंत्रण परिषद की स्थापना, तो इससे पहले हम ऑप्शन लगा लेते हैं, जैसे A, B, C, D। अब हमें हल करने में आसानी रहेगी। देखिए, सबसे पहले है नियंत्रण परिषद की स्थापना, तो ये हो जाएगा पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784। तो हम ए के नीचे 2 लिखेंगे, यहाँ हमें 2 लिखना है।
आगे दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, जो हमने अभी देखा था नियामक अधिनियम 1773 यानी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, तो बी के आगे हम 1 लिखेंगे। इसके बाद इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति ये दी गई थी चार्टर एक्ट 1813 के तहत, तो हम सी के सामने 3 लिखेंगे। और चौथा है डी में है गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, ये इसका प्रावधान था चार्टर अधिनियम 1833 में, तो यहाँ आ जाएगा 4 नंबर। तो अब हम ऑप्शन देखेंगे 2, 1, 3, 4, जिसमें 2, 1, 3, 4 होगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा। 2, 1, 3, 4 देखिए 2, 1, 3, 4, तो ये है 2 नंबर में, ये 2 नंबर जो ऑप्शन है 2, 1, 3, 4 ये सही हो जाएगा। देखिए थोड़ी और जानकारी देखते हैं। इस प्रश्न में जो डी में लिखा है गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, ये चार्टर अधिनियम 1833 के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई थी। ये जो कानूनी सदस्य यानी जो विधि सदस्य के रूप में जिसकी नियुक्ति की गई थी वो व्यक्ति थे लॉर्ड मेकाले। ये ध्यान में रखें 1833 के चार्टर एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में जिस विधि सदस्य यानी कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई थी वो व्यक्ति थे लॉर्ड मेकाले। और इसी लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में आगे जाकर 1834 में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। एक बार दोबारा देख लें, चार्टर एक्ट 1833 के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई थी यानी विधि सदस्य की नियुक्ति की गई थी। जो विधि सदस्य बनाए गए थे वो लॉर्ड मेकाले थे और इन्हीं लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में 1834 में प्रथम विधि आयोग बनाया गया था। आगे देखें, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इसके तहत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1858 के अधिनियम के बारे में असत्य है? एक बार और देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1858 के अधिनियम के बारे में असत्य है? देखिए पहला ऑप्शन है इसमें गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया, ये सही है। दूसरा है बोर्ड ऑफ कंट्रोल व बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त करके भारत सचिव का पद सृजित किया गया, ये भी सही है। तीसरा है वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया, ये ऑप्शन गलत है। चौथा है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गया, ये भी सही है। तो 3 नंबर वाला ऑप्शन है वो असत्य है, ये गलत है, इसलिए इस ऑप्शन को हम सही करेंगे। देखिए वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया, ये गलत क्यों है? क्योंकि वायसराय को अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार दिया गया था वो भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत दिया गया था। भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था। इसके साथ साथ थोड़ी और जानकारी देखें, जैसा इसमें लिखा है पहले ऑप्शन में, इस एक्ट के तहत, इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। देखिए इस अधिनियम में गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। इसका मतलब जब ये अधिनियम आया था 1858 का अधिनियम आया था उस समय जो व्यक्ति गवर्नर जनरल था अब वो बन गया वायसराय। तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, ध्यान में रखें लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। अब यही व्यक्ति बन गया भारत का वायसराय। तो यहाँ 2 प्रश्न हो गए, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कैनिंग और भारत का प्रथम वायसराय तो लॉर्ड कैनिंग, ये ध्यान में रखें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1861 के भारत परिषद अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? ये 4 ऑप्शन है, हमें बताना है 1861 के भारत परिषद अधिनियम में इनमें से कौन कौन सी बातें थी।
पहला है, इस एक्ट के तहत मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत हुई। ये बात सही है, क्योंकि मंत्रिमंडलीय व्यवस्था आप तभी शुरू कर पाएंगे जब आप विभागों का गठन करेंगे। तो इस 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत विभागों का निर्माण करके और उसमें मंत्री या अध्यक्ष की नियुक्ति की गई और ये मंत्रिमंडलीय व्यवस्था शुरू की गई। दूसरा, इस एक्ट के तहत गवर्नर परिषद में सदस्यों की संख्या 5 कर दी गई। ये ध्यान में रखें, क्योंकि पहले गवर्नर परिषद में सदस्यों की संख्या 4 थी, इसको बढ़ाकर 5 कर दिया गया। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा, इस एक्ट के तहत 1862 में कलकत्ता, बॉम्बे व इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना की गई। ये गलत है। और चौथा, इस एक्ट का नाम द एक्ट बेटर गवर्नमेंट फॉर इंडिया रखा गया। ये भी गलत है। अब ये दोनों गलत क्यों हैं? इस एक्ट के तहत देखिए, 1800 भारत परिषद अधिनियम 1861 है। इसके तहत भारत में 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी और वो थे कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास हाई कोर्ट। इन तीनों जगह 1862 में हाई कोर्ट की स्थापना, उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। लेकिन यहाँ पर 3 नंबर में इलाहाबाद आ रहा है, इसलिए इलाहाबाद की जगह अगर मद्रास होता तो सही होता। तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी 1862 में, इसलिए ये गलत है। और चौथा, द एक्ट बेटर गवर्नमेंट फॉर इंडिया, ये गलत इसलिए है क्योंकि ये जो नाम है वो भारत शासन अधिनियम 1858 जो 1858 का जो अधिनियम था उसको द एक्ट बेटर गवर्नमेंट फॉर इंडिया कहा गया था। इसलिए 1 नंबर और 2 नंबर ये वाला सही होगा। तो ए हमारा जो 1 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आगे देखें। देखिए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको जरूर ध्यान में रखें। द एक्ट बेटर गवर्नमेंट फॉर इंडिया, ये नाम रखा गया था 1858 का भारत परिषद अधिनियम था, उसका नाम रखा गया था, इसलिए इसको आप जरूर ध्यान में रखें। आगे देखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। हमें मिलाना है। देखिए, इधर से हम देखते हैं। पहला है, सबसे पहले तो हम ऑप्शन लगा लेते हैं, हमें प्रश्न करने में आसानी होगी। ए बी सी डी। देखिए, पहला है, महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित करना, यानी महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी साम्राज्ञी घोषित किया गया। ये 1876 का चार्टर एक्ट, हालांकि इसका जो नाम है वो था 1876 का शाही अधिनियम, रॉयल अधिनियम, और इसी के तहत महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित किया गया। तो हम ए में 1 लगाएंगे। इसके बाद, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, सांप्रदायिकता के बीज बोए गए थे। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था 1909 का मोर्ले मिंटो एक्ट। इसके बाद तीसरा है, बजट पर चर्चा करने का अधिकार लेकिन मतदान व पूरक प्रश्न का अधिकार नहीं। ये भी हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, 1892 का भारत परिषद एक्ट। और चौथा है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। ये है 1833 का चार्टर एक्ट। तो यहाँ पर ए के सामने हमने 1 लिखा, फिर 2 है जो सी के सामने हम 2 लिखेंगे, और फिर बजट पर चर्चा, ये बी के सामने हम 3 लिखेंगे, और इसके बाद में डी के सामने हम 4 लिखेंगे। तो सही ऑप्शन होगा 1 3 2 4, 1 3 2 4, ये जो होगा वो सही हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं, 1 3 2 4, तो ये 3 नंबर ऑप्शन 1 3 2 4 ये सही हो जाएगा। थोड़ी जानकारी और देखते हैं। देखिए, अभी हमने देखा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। देखिए, 1833 का चार्टर एक्ट था, उसमें ये प्रावधान किया गया, गवर्नर जनरल का नाम बदल करके बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। इसका मतलब बंगाल का जो गवर्नर जनरल उस समय था, अब वो बन गया भारत का गवर्नर जनरल। तो आप ध्यान में रखें, जब ये एक्ट आया था उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। आप नाम ध्यान में रखें, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ये उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ये उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था, और अब इसको बना दिया भारत का गवर्नर जनरल। किसको? इसी व्यक्ति को, लॉर्ड विलियम बेंटिक को। अब 2 प्रश्न बन गई, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। ध्यान में रखें। आगे देखें।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है? हमें असुमेलित देखना है। देखिए, पहला ऑप्शन है 1833 का एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। ये सही है। 1833 का एक्ट था, उसी के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था। दूसरा है 1813 का एक्ट ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की छूट दी गई। ये भी सही है। तीसरा है 1853 का एक्ट 1853 में प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत की गई। ये भी सही है। और चौथा 1858 का एक्ट गवर्नर परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। ये असुमेलित है, ये गलत है। अब ये गलत क्यों है? क्योंकि गवर्नर परिषद में विधि सदस्य यानी कानूनी सदस्य की नियुक्ति ये की गई थी जो 1833 का चार्टर एक्ट था उसके तहत की गई थी। हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि गवर्नर परिषद में कानूनी सदस्य यानी विधि सदस्य की जो नियुक्ति की गई थी वो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत की गई थी। और इसी के तहत जो विधि सदस्य नियुक्त किया गया था वो था लॉर्ड मेकाले। इसको विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया और इसी लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में 1834 में भारत में प्रथम बार विधि आयोग का गठन किया गया था। अब इसके अलावा आप एक प्रश्न और देखें। इसी में हम जो 3 नंबर ऑप्शन है उसको आप देखें ध्यान से। 1853 का एक्ट, देखिए 1853 का एक्ट, देखिए ये जो 1853 का एक्ट था इसमें कंपनी के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत का प्रावधान किया गया और प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत की गई। और पहली बार सिविल सेवाओं में भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान किया गया। इसी एक्ट के तहत पहली बार सिविल सेवाओं में भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान किया गया। और ICS, ये ध्यान में रखें, ICS की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। ये ध्यान में रखें, सत्येंद्र नाथ टैगोर ये 1864 में इन्होंने ये परीक्षा पास की थी। तो ध्यान में रखें 1853 का एक्ट था जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत की गई और भारतीयों को पहली बार सिविल सेवाओं में शामिल करने का प्रावधान किया गया। और ICS की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। देखें अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संबंध में सत्य कथन है। 4 ऑप्शन है, हमें बताना है कौन से कथन सत्य हैं। पहला, इसके तहत यानी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल, मद्रास व बम्बई का गवर्नर जनरल बना दिया। इसके तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल, मद्रास व बम्बई का गवर्नर जनरल बना दिया। ये ऑप्शन सही है। दूसरा, इसके तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया। ये भी सही है। तीसरा, इस एक्ट के तहत गवर्नर की सहायता हेतु 4 सदस्यीय गवर्नर परिषद बनाई गई जिसमें गवर्नर निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता था। ये भी सही है। और चौथा, इस एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें 1 मुख्य न्यायाधीश व 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। ये प्रश्न हमने पहले भी देखा था, ये बात, जिसमें मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे उनका नाम था सर एलिजा इम्पे। तो इसमें चारों ही ऑप्शन सही है, आप ये ध्यान में रखें। इसके साथ साथ आप ये भी ध्यान में रखें कि जो बंगाल का गवर्नर था उसको इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर का नाम बदल के गवर्नर जनरल कर दिया गया। और उस समय यानी ये जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उस समय जो बंगाल का गवर्नर था वो वॉरेन हेस्टिंग्स। और इसी व्यक्ति का जो गवर्नर था, इस गवर्नर का नाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो यहाँ पर 2 प्रश्न हो गए। बंगाल का अंतिम गवर्नर, यानी जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था उस समय बंगाल का गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग्स, तो ये बंगाल का अंतिम गवर्नर हो गया। तो प्रश्न बना बंगाल का अंतिम गवर्नर तो वॉरेन हेस्टिंग्स, और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो वॉरेन हेस्टिंग्स। यानी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उसके तहत बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया। अब ये जो गवर्नर है वो ही गवर्नर जनरल बना है। तो उस समय गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग और वही बन गया गवर्नर जनरल। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो वॉरेन हेस्टिंग्स। आगे देखें।
तो अभी हमने देखा 1 2 3 4 चारों ऑप्शन सही हैं, तो ये 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के संबंध में असत्य कथन है। असत्य कथन कौन सा है? सबसे पहले तो आप यही देख लें कि इस एक्ट को 1784 के एक्ट को पिट्स इंडिया एक्ट क्यों कहा जाता है। क्योंकि ये एक्ट है वो तात्कालिक जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा लाया गया था। उनका नाम था विलियम पिट, और इसी कारण इसको कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। अब देखें इससे संबंधित असत्य कथन। पहला है 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया इस एक्ट के तहत, तो ये पहला ऑप्शन सही है। दूसरा है ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को 2 भागों में बांटा गया, व्यापारिक कार्य और राजनीतिक कार्य। ये भी सही है और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें। ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को 2 भागों में बांटा गया था पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, व्यापारिक कार्य और राजनीतिक कार्यों में। दूसरा भी सही है। तीसरा देखें, गवर्नर परिषद में सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। जो पहले सदस्य संख्या गवर्नर परिषद में 4 थी उसको घटा करके 3 कर दिया गया, ताकि गवर्नर जनरल की शक्तियों में वृद्धि की जा सके, उसकी शक्तियाँ बढ़ाई जा सके। ये भी सही है। और चौथा है गवर्नर जनरल को वीटो पावर एवं सर्वोच्च सेनापति की शक्तियाँ दी गई। ये ऑप्शन गलत है, असत्य है। तो 1 2 3 ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 3 नंबर ऑप्शन है 1 2 3, ये सही हो जाएगा। तो अब ये देखें, गवर्नर जनरल को वीटो पावर एवं सर्वोच्च सेनापति की शक्तियाँ दी गई थी। ये कौन से एक्ट में था? ये था 1786 का जो संशोधनात्मक अधिनियम था, उसमें गवर्नर जनरल को वीटो पावर एवं सर्वोच्च सेनापति की शक्तियाँ दी गई थी। आगे देखें, अगला प्रश्न है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखिए इस साइड से हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम इसको मिलाएंगे तो पता लग जाएगा। पहले हम लिख देते हैं ABCD 4 ऑप्शन, अब आराम से हो जाएगा। पहला देखो BOC बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से देने का प्रावधान किया गया। ये था 1793 का चार्टर एक्ट। तो हमें D के सामने 1 लिखना है, ये D के सामने 1। फिर है ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक व सैन्य कार्यों पर सम्राट का प्रभुत्व स्थापित किया गया। ये हो जाएगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो C के सामने हमें 2 लिखना है। इसके बाद में इसका उद्देश्य रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करना था। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके बाद जो एक्ट आया था वो यही एक्ट था, और रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो इसीलिए इसको कहा जाता है सेटलमेंट एक्ट, 1781 का सेटलमेंट एक्ट। तो 3 नंबर में यानी A के सामने हम 3 लिखेंगे। और इसके बाद गवर्नर को वीटो पावर व सर्वोच्च सेनापति की शक्तियाँ दी गई, जो हम अभी देख के आए हैं 1786 का संशोधनात्मक अधिनियम। तो B के सामने हम 4 लिखेंगे। तो ऑप्शन 3 4 2 1 ये सही हो जाएगा। 3 4 2 1। तो ऑप्शन देखें 3 4 2 1, इस 2 नंबर में जो आपको बै वाला दिख रहा है 3 4 2 1, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखें, अगला प्रश्न है 1833 के चार्टर एक्ट के संबंध में असत्य कथन है। 1833 के चार्टर एक्ट के संबंध में असत्य कथन है। कौन सा असत्य है? देखें, पहला है इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के अधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। ये सही है। दूसरा, इस एक्ट के तहत प्रशासन का केंद्रीकरण हुआ। ये भी सही है। तीसरा, दास प्रथा व सती प्रथा पर प्रतिबंध का प्रावधान किया गया। ये भी सही है। और चौथा है इस एक्ट में शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। ये ऑप्शन गलत है, ये असत्य है। अब देखिए इनके बारे में थोड़ा हम देखते हैं। सबसे पहले तो आप 2 नंबर वाला देखें, इस एक्ट के तहत प्रशासन का केंद्रीकरण हुआ। बिल्कुल केंद्रीकरण हुआ, क्योंकि 1833 का चार्टर एक्ट था। इसमें जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो यहाँ 2 प्रश्न हो गए। एक प्रश्न तो ये कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। इस कारण बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस कारण प्रशासन का केंद्रीकरण हुआ। और इसके बाद देखें, दास प्रथा व सती प्रथा पर प्रतिबंध का प्रावधान। ये भी सही है।
दास प्रथा पर। इस 1833 के चार्टर एक्ट में दास प्रथा के उन्मूलन की घोषणा की गई थी और आगे जाकर के 1843 में भारत में दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। उस समय लॉर्ड एलन बरो के समय, ये ध्यान में रखें, लॉर्ड एलन बरो 1833 के चार्टर एक्ट में दास प्रथा के उन्मूलन की घोषणा की गई थी और इसके 10 साल बाद में 1843 में भारत में दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरो के समय 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। सती प्रथा पर प्रतिबंध, ये पहले हो चुका था, इस प्रश्न में जरूर आया है। सती प्रथा पर प्रतिबंध 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा के समय किया गया था, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। ये ध्यान में रखें, भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध दिसंबर 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय लगाया गया, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। इसके बाद जो 4 नंबर जो ऑप्शन है ये गलत क्यों है, इसको देखें। अब ये जो 4 नंबर ऑप्शन है ये इसलिए गलत है, इस एक्ट में शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था। अगर यहाँ पर ऐसा होता कि इस एक्ट में शिक्षा पर खर्च किए जा रहे 1 लाख रुपए को बढ़ा करके 10 लाख रुपए किया गया तो ये सही हो जाता। देखिए, इसमें ध्यान में रखें कि 1813 का जो चार्टर एक्ट था, 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसमें यह प्रावधान था कि प्रतिवर्ष शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रतिवर्ष शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान था, वो 1813 के चार्टर एक्ट में था। और 1833 के चार्टर एक्ट में इस प्रतिवर्ष शिक्षा पर 1 लाख रुपए जो खर्च किए जाते थे या खर्च करने का जो प्रावधान था, इसको बढ़ा करके 10 लाख रुपए किए गए। इसलिए अगर यहाँ ऑप्शन में ये होता कि शिक्षा पर प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया या 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया तो ये ऑप्शन सही हो जाता। आगे देखें, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है। देखिए, पहला है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में की गई, ये सही है, हम पहले भी देख के आए हैं। इसमें 1+3, 1 मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सर एलिजा इम्पे और इसको अपेक्स कोर्ट का नाम दिया गया और अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया था। आगे देखें, 1813 का चार्टर एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया, ये भी सही है। इसके अलावा तीसरा 1935 का भारत शासन अधिनियम, इसके तहत 1937 में फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई, ये भी सही है। और चौथा 1853 का चार्टर एक्ट, इसके तहत भारत परिषद का निर्माण किया गया, ये ऑप्शन गलत है, ये असुमेलित है। क्यों? इसका कारण यह है कि भारत परिषद का निर्माण 1858 का जो भारत परिषद अधिनियम था, भारत परिषद अधिनियम 1858 के तहत भारत परिषद का निर्माण किया गया भारत सचिव की सहायता के लिए। भारत परिषद का जो निर्माण किया गया 15 सदस्यीय भारत परिषद का निर्माण भारत सचिव की सहायता के लिए किया गया था। अब देखिए, थोड़ी जानकारी और देखते हैं। एक देखें 2 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया, ये 1813 का चार्टर एक्ट है, ये सही है। अगर यहाँ पे ऐसा होता ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया तो 1833 का चार्टर एक्ट होता। इस 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त तो कर दिया गया, लेकिन 2 एकाधिकार उनके पास थे, 2 क्षेत्रों से संबंधित। एक तो चीन के साथ वो व्यापार कर सकते थे और चाय का व्यापार कर सकते थे। चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार वो कर सकते थे, लेकिन बाद में 1833 के एक्ट के तहत वो भी समाप्त कर दिया गया, इसलिए ये ऑप्शन सही है। और तीसरा देखें, 1935 का भारत शासन एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1935, इसके तहत 1937 में फेडरल कोर्ट संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, ये सही है। 1 अक्टूबर 1937 को फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसमें 1 न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश हो सकते थे, लेकिन 1 मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। इन जो न्यायाधीश होते थे, इन न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत जो ब्रिटिश सम्राट होता था उसके द्वारा की जाती थी और 65 वर्ष तक ये अपने पद पर बने रह सकते थे और इनको समय से पहले भी हटाया जा सकता था, ऐसा प्रावधान था। आगे देखें, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। हमें देखना है एक्ट जिसके तहत जिसमें गवर्नर परिषद थी, उसमें गवर्नर और इसके साथ गवर्नर परिषद के जो सदस्य थे वो कितने थे, किस एक्ट में। देखिए, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें 1 गवर्नर
और गवर्नर परिषद में 1 गवर्नर और 4 अन्य सदस्य, तो ये सही है, 1 + 4। 1784 का एक्ट, अभी हम देख के आए थे, 4 सदस्यों को की जो संख्या थी उसको घटा करके कम करके 3 कर दिया गया था, ताकि गवर्नर जनरल की शक्तियों में वृद्धि की जा सके। तो 1784 का एक्ट 1 + 3 सदस्य। 1833 का एक्ट 1 + 4 सदस्य, वापस सदस्यों को बढ़ाया गया। 1861 का एक्ट 1 + 5 सदस्य और 1876 का एक्ट 1 + 6 सदस्य। सभी सही हैं और इनको आप ध्यान में रखें। एक बार और देख लें, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें सदस्यों की संख्या 1 + 4। 1784 का एक्ट 1 + 3। 1833 का एक्ट 1 + 4। 1861 का 1 + 5 और 1876 के एक्ट में 1 + 6। तो सभी ऑप्शन सही हैं। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये जो 3 नंबर वाला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। आगे देखें, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है? असुमेलित, पहला देखिए, पोर्टफोलियो प्रणाली 1858 का एक्ट, तो ये असुमेलित है। ये असुमेलित क्यों है? इसमें हम इसको सही करेंगे। पोर्टफोलियो सिस्टम यानी विभागीय प्रणाली, ये जो शुरू की गई थी, ये भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत की गई थी। भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत पोर्टफोलियो सिस्टम यानी विभागीय प्रणाली शुरू की गई थी, तो ये असुमेलित है। बाकी सारे सुमेलित है। देखिए, चुनाव के सिद्धांत की शुरुआत 1892 के एक्ट द्वारा की गई थी। इस एक्ट में अप्रत्यक्ष रूप से चुनावी या निर्वाचन प्रणाली शुरू की गई थी। हालांकि निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, लेकिन ये सही है, चुनाव के सिद्धांत की शुरुआत 1892 के एक्ट द्वारा। फिर तीसरा, भारतीय मामलों पर सीधा ब्रिटिश शासन का नियंत्रण, ये 1784 का एक्ट है। देखो, इसको ध्यान में रखें, भारतीय मामलों पर सीधा ब्रिटिश शासन का नियंत्रण, ये 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसमें प्रावधान था। यानी इस एक्ट में 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था, इसमें प्रथम बार जो कंपनी के अधीन जो क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों को ब्रिटिश क्राउन के आधिपत्य क्षेत्र कहा गया था। इसी कारण हम कह सकते हैं कि भारतीय मामलों पर सीधा ब्रिटिश शासन का नियंत्रण है वो 1784 के एक्ट के तहत हुआ। यानी कंपनी के अधीन जो क्षेत्र हैं उनको ब्रिटिश क्राउन का आधिपत्य क्षेत्र कहा गया, यानी कंपनी के ऊपर ब्रिटिश सम्राट का प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास किया गया। आगे देखें, और इसके बाद संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान 1919 का एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1919, इस एक्ट के द्वारा केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। और आगे चल करके देखिए, इस 1919 के एक्ट के तहत जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग का जो प्रावधान किया गया था, इसी एक्ट के तहत 1923 में लॉर्ड ली की अध्यक्षता में 1923 में एक आयोग का गठन किया गया और इस आयोग ने 1924 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और इसी आयोग की सिफारिश पर आगे चल करके 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, जिसको वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के नाम से जानते हैं। आगे देखें, अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत गठित राज्य परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले तो ये ध्यान में रखें, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत राज्य परिषद का गठन किया गया, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है फ्रेडरिक व्हाइट, अलेक्जेंडर मोडीमैन, सच्चिदानंद सिन्हा, विठल भाई पटेल। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर, अलेक्जेंडर मोडीमैन। ये भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत गठित राज्य परिषद थी, उसके पहले अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न है, 1858 के अधिनियम के तहत सृजित भारत सचिव पद पर सर्वप्रथम किसकी नियुक्ति हुई? ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, मॉरिस ग्वेयर, लॉर्ड स्टैनली, एलिजा इम्पे। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर, लॉर्ड स्टैनली। ये भारत सचिव पद पर सर्वप्रथम नियुक्त हुए थे, लॉर्ड स्टैनली। तो साथियों, ये थे ब्रिटिश सरकार द्वारा लाए गए विभिन्न एक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको ये सामग्री कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अब आपसे एक प्रश्न है, इस वीडियो में हमने देखा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। उसको अपेक्स कोर्ट का नाम दिया गया और उसको अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया था। अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया था। आपको बताना है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट को किस अनुच्छेद के तहत अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्राप्त है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्राप्त है, आप ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथियों, इस वीडियो को देखने के बाद में
आप कमेंट करके ज़रूर बताएं ये सामग्री आपको कैसी लगी। आपके कमेंट से हमें पता चलेगा हमारी सामग्री जो आपको उपलब्ध करवाई जा रही है ये सामग्री आपको कैसी लग रही है। इसके साथ साथ आप वीडियो से संबंधित अन्य किसी भी प्रकार की राय हो तो आप दे सकते हैं। मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।